अध्याय 8 प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। मेरे जीवन में पहली लंबी दूरी की ट्रायथलॉन से एक रात पहले मैं अपनी माँ के साथ कोना में एक विशाल $7 मिलियन के समुद्र तटीय घर के डेक पर खड़ा था और पानी पर चांदनी की अटखेलियाँ देख रहा था। अधिकांश लोग कोना को जानते हैं, जो हवाई द्वीप के पश्चिमी तट पर एक भव्य शहर है और आम तौर पर ट्रायथलॉन को आयरनमैन विश्व चैंपियनशिप के लिए धन्यवाद। हालांकि दुनिया भर में आयरनमैन स्पर्धाओं की तुलना में कहीं अधिक ओलंपिक दूरी और छोटे स्प्रिंट ट्रायथलॉन आयोजित किए जाते हैं, यह कोना में मूल आयरनमैन था जिसने खेल को अंतर्राष्ट्रीय रडार पर रखा था। इसकी शुरुआत 2.4 मील की तैराकी से होती है और उसके बाद 112 मील की बाइक की सवारी होती है और मैराथन दौड़ के साथ समाप्त होती है। उस कड़ी और बदलती हवाओं और कठोर लावा क्षेत्रों द्वारा प्रतिबिंबित प्रचंड गर्मी के गलियारों को जोड़े और दौड़ अधिकांश प्रतियोगियों को कच्ची पीड़ा के फफोले खोलने के लिए कम कर देती है, लेकिन मैं उसके लिए यहाँ नहीं था। मैं और भी अधिक तीव्र स्वपीड़कवाद के कम प्रसिद्ध रूप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोना आया था। मैं अल्ट्रामैन के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए वहां गया था। अगले 3 दिनों में मैं 6.2 मील तैरूंगा, 261 मील की सवारी करूंगा और हवाई के बड़े द्वीप की पूरी परिधि को कवर करते हुए डबल मैराथन दौड़ूंगा। एक बार फिर मैं स्पेशल ऑपरेशंस वॉरियर फाउंडेशन के लिए धन जुटा रहा था और क्योंकि बैडवाटर के बाद मेरे बारे में लिखा गया था और कैमरे पर मेरा साक्षात्कार लिया गया था, मुझे एक बहुकरोड़पति ने आमंत्रित किया था जिससे मैं कभी नहीं मिला था, उसके बेतुके महल में रहने के लिए नवंबर 2006 में अल्ट्रामैन विश्व चैंपियनशिप के लिए रे। यह एक उदार भाव था, लेकिन मैं खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने पर इतना केंद्रित था कि उसकी चकाचौंध ने मुझे प्रभावित नहीं किया। मेरे दिमाग में मैंने अभी भी कुछ हासिल नहीं किया है। कुछ भी हो, उसके घर में रहने से मेरे कंधे पर चिप ही फूल गई। उसने कभी भी मेरे ठग बनने के इच्छुक व्यक्ति को अपने साथ कोना विलासिता में आराम से आने के लिए आमंत्रित नहीं किया होगा। वह केवल इसलिए पहुंचा क्योंकि मैं उसके जैसा एक अमीर आदमी बनूंगा जिसे जानना चाहता था। फिर भी मैंने अपनी माँ को बेहतर जीवन दिखाने में सक्षम होने की सराहना की और जब भी मुझे स्वाद की पेशकश की गई, मैंने उन्हें अपने साथ इसका अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया। मैंने जितना भी दर्द सहा है, उससे कहीं अधिक दर्द उसने सहा है और मैं उसे याद दिलाना चाहता था कि हम उस गटर से बाहर निकल आए हैं, जबकि मैंने अपना दर्द अपने पास रखा है। सीवर स्तर पर नजरें टिकी हुई हैं। अब हम ब्राजील में $7 प्रति माह की उस जगह पर नहीं रहते थे, लेकिन मैं अभी भी उस कमीने का किराया चुका रहा था और जीवन भर चुकाता रहूंगा। दौड़ कोना शहर के घाट के बगल में समुद्र तट से शुरू की गई, जो कि आयरनमैन विश्व चैंपियनशिप के समान प्रारंभ रेखा थी, लेकिन हमारी दौड़ के लिए ज्यादा भीड़ नहीं थी। आयरनमैन में 1200 से अधिक की तुलना में पूरे मैदान में केवल 30 एथलीट थे। यह इतना छोटा समूह था कि मैं अपने प्रत्येक प्रतिस्पर्धियों की आंखों में देख सकता था और उन्हें माप सकता था। इस तरह मैंने समुद्र तट पर सबसे कठोर व्यक्ति को देखा। मैंने कभी उसका नाम नहीं पकड़ा, लेकिन मैं उसे हमेशा याद रखूंगा क्योंकि वह व्हीलचेयर पर था। दिल की बात करो, उस आदमी की उपस्थिति उसके कद से कहीं अधिक थी। वह जबरदस्त चौंध रहा था। जब से मैंने बर्ड एस में शुरुआत की है, मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूँ। असामान्य सोच वाले पुरुष और महिलाएं। सैन्य विशेष अभियानों के बारे में एक बात जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, वह यह थी कि कुछ लोग मुख्य धारा में रहते थे। वे अपने जीवन के हर दिन खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे थे और मैं ऐसे लोगों के बीच रहना चाहता था जो 24/7 असामान्य सोचते और प्रशिक्षण लेते थे, न कि केवल जब ड्यूटी बुलाई जाती थी।
उस आदमी के पास घर पर रहने के लिए दुनिया का हर बहाना था, लेकिन वह दुनिया की सबसे कठिन स्टेज दौड़ में से एक करने के लिए तैयार था, जिसके बारे में 99.9% जनता ने भी नहीं सोचा था, और वह भी सिर्फ अपनी 2 भुजाओं के साथ। मेरे लिए वह अल्ट्रा रेसिंग का मतलब था, और यही कारण है कि बैडवाटर के बाद मैं इस दुनिया से जुड़ गया। इस खेल के लिए प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी। यह सब दिल और कड़ी मेहनत के बारे में था, और इसने लगातार चुनौती के बाद लगातार चुनौती दी, हमेशा अधिक की मांग की। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस दौड़ के लिए अच्छी तरह से तैयार था। मेरे पास अभी भी बाइक नहीं है। मैंने 3 सप्ताह पहले एक अन्य मित्र से उधार लिया था। यह एक ग्रिफिन थी, एक बेहद हाई एंड साइकिल जो मेरे दोस्त के लिए बनाई गई थी, जो मुझसे भी बड़ा था। मैंने उनके क्लिप-इन जूते भी उधार लिए, जो जोकर के आकार के नहीं थे। मैंने खाली जगह को मोटे मोज़ों और कंप्रेशन टेप से भर दिया, और कोना के लिए रवाना होने से पहले बाइक मैकेनिक सीखने में समय नहीं लगाया। टायर बदलना, चेन और तीलियां ठीक करना, ये सभी काम जो मुझे अब करना आता है, मैंने अभी तक नहीं सीखा था। मैंने बस बाइक उधार ली और अल्ट्रामैन से पहले 3 सप्ताह में 1000 मील से अधिक की दूरी तय की। मैं सुबह 4 बजे उठता था और काम से पहले 100 मील की यात्रा करता था। सप्ताहांत में मैं 125 मील की दूरी तय करता था, बाइक से उतरता था और मैराथन दौड़ता था, लेकिन मैंने केवल 6 प्रशिक्षण ही किए। तैरते हैं खुले पानी में सिर्फ 2, और अल्ट्रा अष्टकोण में आपकी सभी कमजोरियां प्रकट हो जाती हैं। 10 किलोमीटर की तैराकी पूरी करने में मुझे लगभग 2.5 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन इसमें मुझे 3 से अधिक घंटे लग गए और इससे दर्द हुआ। मैंने आराम के लिए स्लीवलेस वेटसूट पहना हुआ था, लेकिन यह मेरी बाहों के नीचे बहुत टाइट था और 30 मिनट के भीतर ही मेरी बगलें फटने लगी। 1 घंटे बाद मेरे सूट का नमकीन किनारा सैंडपेपर बन गया था, जो हर झटके के साथ मेरी त्वचा को फाड़ रहा था। मैंने फ्रीस्टाइल से साइड स्ट्रोक और फिर वापसी की ओर स्विच किया, उस आराम के लिए बेताब जो कभी नहीं मिला। मेरी भुजाओं की हर क्रांति से मेरी त्वचा दोनों तरफ से कच्ची और लहूलुहान हो जाती थी। अल्ट्रामैन में पानी से बाहर आ रहा हूँ। साथ ही समुद्र नरक के समान अस्थिर था। मैंने समुद्र का पानी पिया, मेरा पेट ताजी हवा में दम घुटने वाली मछली की तरह उलट पुलट हो गया, और मैंने कम से कम आधा दर्जन बार उल्टी की। दर्द, मेरी खराब यांत्रिकी और तेज धारा के कारण मैं एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में तैर गया जो 7.5 मील तक फैली हुई थी। यह सब 6.2 मील की तैराकी को साफ करने के लिए किया गया था। जब मैं लड़खड़ाते हुए किनारे की ओर आया तो मेरे पैरों में जेली लग गई और मेरी दृष्टि भूकंप के दौरान लड़खड़ाती हुई लड़खड़ाहट की तरह हिल गई। मुझे लेटना पड़ा, फिर बाथरूम के पीछे रेंगना पड़ा, जहां मुझे फिर से उल्टी हुई। अन्य तैराक संक्रमण क्षेत्र में एकत्र हुए, अपनी काठी में कूदे और पलक झपकते ही लावा के खेतों में चले गए। दिन ढलने से पहले हमें अभी भी 90 मील की बाइक यात्रा करनी थी, और जब मैं अभी भी अपने घुटनों पर था तब वे उसके पीछे चल रहे थे। ठीक समय पर वे सरल प्रश्न सतह पर उभर आए। आखिर मैं यहाँ से बाहर क्यों हूँ? मैं एक ट्रायथलीट नहीं हूँ। मैं बहुत बुरी तरह से पीटा गया हूँ, बुरी तरह बीमार हूँ, और यात्रा का पहला भाग पूरी तरह से कठिन है। गोगिंस, आप अपने साथ ऐसा क्यों करते रहते हैं? मैं एक रोती हुई कुतिया की तरह लग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि कुछ आराम मिलने से मुझे अपनी योनि को बंद करने में मदद मिलेगी, इसलिए मैंने अन्य एथलीटों पर कोई ध्यान नहीं दिया जिन्होंने अपने संक्रमण को आसानी से पार कर लिया। मुझे अपने पैरों को अपने नीचे लाने और अपने घूमते दिमाग को धीमा करने पर ध्यान केंद्रित करना था। सबसे पहले मैंने थोड़ा थोड़ा खाना खाया। फिर मैंने अपनी बाहों के नीचे के घावों का इलाज किया।
अधिकांश ट्रायएथलीट अपने कपड़े नहीं बदलते। मैंने किया। मैं कुछ आरामदायक बाइक शॉर्ट्स और एक लाइक्रा शर्ट पर फिसल गया और 15 मिनट बाद मैं सीधा खड़ा था, काठी में और लावा के खेतों में चढ़ रहा था। पहले 20 मिनट तक मुझे अभी भी उल्टी हो रही थी। मैंने पैडल मारा और उल्टी की, अपने तरल पदार्थों की भरपाई की और फिर से उल्टी की। इन सब के बीच मैंने खुद को एक काम दिया, लड़ाई में बने रहना। पैर जमाने के लिए इसमें काफी देर तक रहें। 10 मील बाद जैसे ही सड़क एक विशाल ज्वालामुखी के कंधों पर चढ़ गई और झुकाव बढ़ गया, मैंने अपने समुद्री पैर हिलाए और गति पाई। राइडर्स राडार पर बोगियों की तरह आगे दिखाई दिए और मैंने उन्हें एक एक करके हटा दिया। जीत ही सब कुछ ठीक करने वाली थी। हर बार जब मैं किसी दूसरे मादरचोद के पास से गुजरा तो मैं कम बीमार पड़ गया। जब मैं काठी पर बैठा तो मैं 14वें स्थान पर था, लेकिन जब मैं उस 90 मील के पड़ाव के अंत तक पहुंचा तो मेरे सामने केवल एक आदमी था, गैरी वांग, दौड़ में पसंदीदा। जैसे ही मैं फिनिश लाइन की ओर बढ़ा तो मुझे एक रिपोर्टर और फोटोग्राफर दिखाई दिए। पत्रिका उनका साक्षात्कार ले रही है। उनमें से किसी को भी मेरी काली गांड देखने की उम्मीद नहीं थी और वे सभी मुझे ध्यान से देखते रहे। बैडवाटर के बाद से 4 महीनों के दौरान मैं अक्सर एक अल्ट्रा रेस जीतने की स्थिति में होने का सपना देखता था और जैसे ही मैं गैरी और उन पत्रकारों से आगे निकल गया, मुझे पता था कि वह क्षण आ गया था और मेरी उम्मीदें अंतरिक्ष में थीं। अगली सुबह हम दूसरे चरण के लिए कतार में खड़े हुए, पहाड़ों से होते हुए 171 मील की बाइक यात्रा और वापस पश्चिमी तट की ओर। दौड़ में गैरी वांग का एक दोस्त था, जेफ लैंडौर उर्फ लैंड शार्क, और वे दोनों एक साथ दौड़े। गैरी ने पहले भी दौड़ लगाई थी और इलाके को जानता था। मैंने ऐसा नहीं किया और 100 मील तक मैं बढ़त से लगभग 6 मिनट पीछे था। हमेशा की तरह मेरी माँ और केट मेरे दो सिर वाले सहायक दल थे। उन्होंने सौंप दिया। मैंने सड़क के किनारे से पानी की बोतलें, जीव के पैकेट और प्रोटीन पेय बदल दिए, जिनका मैंने अपने ग्लाइकोजन और इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बनाए रखने के लिए तुरंत सेवन किया। सैन डिएगो में मायोप्लेक्स और रिच क्रैकर के पिघलने के बाद से मैं अपने पोषण के बारे में और अधिक वैज्ञानिक हो गया हूँ और दिन की सबसे बड़ी चढ़ाई सामने आने के साथ मुझे दहाड़ने के लिए तैयार रहने की जरूरत थी। साइकिल पर पहाड़ दर्द पैदा करते हैं और दर्द मेरा व्यवसाय था। जैसे ही सड़क पर पिच चरम पर पहुंच गई, मैंने अपना सिर नीचे कर लिया और जितना जोर से मैं कर सकता था हथौड़ा मारा। मेरे फेफड़े तब तक फूले रहे जब तक कि वे अंदर बाहर और फिर से वापस न आ गए। मेरा दिल एक तेज बेस लाइन की तरह था। जब मैंने पास हासिल किया तो मेरी माँ मेरे पास आकर चिल्लाई, डेविड, तुम बढ़त से 2 मिनट दूर हो। ठीक है। मैं एक वायुगतिकीय झुककर बैठ गया और 40 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से ढलान पर उतरा। मेरा उधार लिया हुआ ग्रिफिन एरो बार से सुसज्जित था और मैं उन पर झुक गया, केवल सफेद बिंदीदार रेखा और मेरे आदर्श रूप पर ध्यान केंद्रित किया। जब सड़क समतल हो गई तो मैं बाहर चला गया और अपनी गति लगभग 27 मील प्रति घंटे तक बढ़ा दी। मेरे पास एक औद्योगिक आकार के हुक पर एक लैंड शार्क और उसका दोस्त था और वे उन्हें पूरे रास्ते घुमा रहे थे जब तक मेरा अगला टायर नहीं फट गया। इससे पहले कि मेरे पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, मैं बाइक से उतर गया और हैंडल बार से उछलकर अंतरिक्ष में चला गया। मैं इसे धीमी गति से घटित होते हुए देख सकता था, लेकिन जब मैं दुर्घटनाग्रस्त होकर अपनी दाहिनी ओर उतरा और मेरा कंधा कुंद बल से मुड़ गया तो समय तेजी से आगे बढ़ गया। मेरे चेहरे का हिस्सा तब तक डामर से फिसलता रहा जब तक कि मैंने हिलना बंद नहीं कर दिया और मैं सदमे में अपनी पीठ के बल लुढ़क गया। मेरी माँ ने ब्रेक लगाया, कार से छलांग लगाई और तेजी से आगे बढ़ी।
मुझे 5 स्थानों पर रक्तस्राव हो रहा था, लेकिन कुछ भी टूटा हुआ नहीं लगा, सिवाय मेरे हेलमेट के जो 2 टुकड़ों में टूट गया था, मेरा धूप का चश्मा जो टूट गया था, और मेरी साइकिल को छोड़कर। मैं एक बोल्ट के ऊपर से गुजरा जिसने टायर, ट्यूब और रिम को छेद दिया। मैंने अपनी सड़क पर चकत्ते, मेरे कंधे में दर्द या मेरी कोहनी और गाल से बहते खून पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बस उस साइकिल के बारे में सोचा। एक बार फिर मैं कम तैयार था। मेरे पास कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं था और न ही मुझे पता था कि ट्यूब या टायर कैसे बदला जाए। मैंने एक बैकअप साइकिल किराए पर ली थी जो मेरी माँ की किराए की कार में थी, लेकिन उस ग्रिफिन की तुलना में यह एक भारी, धीमी चीज थी। इसमें पैडल में क्लिप भी नहीं थी, इसलिए मैंने ग्रिफिन का मूल्यांकन करने के लिए आधिकारिक रेस मैकेनिक को बुलाया। जैसे जैसे हम इंतजार करते रहे, सेकंड 20 कीमती मिनटों में तब्दील हो गए और जब मैकेनिक आए तो उनके पास मेरे अगले पहिए को ठीक करने के लिए सामान भी नहीं था, इसलिए मैंने मेरे बेकार बैकअप पर कूद गया और लुढ़कता रहा। मैंने दुर्भाग्य और गंवाए अवसरों के बारे में न सोचने का प्रयास किया। मुझे दिन के अंत तक मजबूती से दौड़ पूरी करने और स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के भीतर पहुंचने की जरूरत थी, क्योंकि तीसरे दिन डबल मैराथन होगी और मुझे यकीन था कि मैं मैदान में सर्वश्रेष्ठ धावक था। फिनिश लाइन से 16 मील दूर बाइक मैकेनिक ने मुझे ढूंढ लिया। उसने मेरी ग्रिफिन की मरम्मत की थी। मैंने अपने हार्डवेयर को दूसरी बार स्विच किया और लीडर्स पर 8 मिनट की बढ़त बनाकर दिन का अंत तीसरे स्थान पर किया, लीड से 22 मिनट पीछे। मैंने तीसरे दिन के लिए एक सरल रणनीति बनाई। कड़ी मेहनत से बाहर निकलें और गैरी और लैंड शार्क के ऊपर एक मोटा गद्दी बनाएं ताकि जब मैं अपरिहार्य दीवार से टकराऊं तो मेरे पास फिनिश लाइन तक समग्र बढ़त बनाए रखने के लिए पर्याप्त दूरी हो। दूसरे शब्दों में, मेरे पास कोई रणनीति ही नहीं थी। मैंने बोस्टन मैराथन क्वालिफाइंग गति से अपनी दौड़ शुरू की। मैंने कड़ी मेहनत की क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे प्रतिस्पर्धी मेरी बातें सुने और अपनी आत्मा खो दें, क्योंकि मैंने वह बड़ी बढ़त बना ली थी जिसकी मुझे आशा थी। मुझे पता था कि मैं कहीं विस्फोट कर दूंगा। वह अति जीवन है। मुझे बस यही उम्मीद थी कि दौड़ में इतनी देर हो जाएगी कि गैरी और लैंड शार्क दूसरे स्थान के लिए एक दूसरे की दौड़ में संतुष्ट हो जाएंगे और समग्र खिताब जीतने की सारी उम्मीद छोड़ देंगे। बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। 35 मील की दूरी पर मैं पहले से ही पीड़ा में था और दौड़ने से ज्यादा चल रहा था। 40 मील तक मैंने दुश्मन के दोनों वाहनों को आते देखा ताकि उनके चालक दल के प्रमुख मेरे स्वरूप को देख सकें। मैं बहुत ज्यादा कमजोरी दिखा रहा था, जिससे गैरी और लैंड शार्क को गोला बारूद मिल गया। मील बहुत धीमी गति से बढ़े। मैंने समय बर्बाद कर दिया। सौभाग्य से 45 मील तक गैरी भी उड़ गया था, लेकिन लैंड शार्क बहुत मजबूत था, अभी भी मेरी गांड पर था और मेरे पास उससे लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसके बजाय जैसे ही मैं पीड़ित हुआ और डाउनटाउन कोना की ओर लड़खड़ाया, मेरी बढ़त कम हो गई। अंत में लैंड शार्क ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। पहले दिन से ही उसने अपनी दौड़ लगा ली थी। तीसरे दिन मेरे जल्दी फटने से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने इसे गलत सोच वाली रणनीति के रूप में स्वागत किया, अपनी गति पर ध्यान केंद्रित किया, मेरा इंतजार किया और ले गए मेरा आत्मा। मैं उस वर्ष अल्ट्रामैन की फिनिश लाइन पार करने वाला पहला एथलीट था, लेकिन जहां तक घड़ी का सवाल है, मैं कोई चैंपियन नहीं था। जबकि मैं दौड़ में पहले स्थान पर आया था, मैं समग्र दौड़ में 10 मिनट से हार गया और दूसरे स्थान पर रहा। लैंड शार्क को अल्ट्रामैन का ताज पहनाया गया। मैंने उसे यह जानते हुए जश्न मनाते हुए देखा कि मैंने जीतने का मौका कैसे गवा दिया। मैं अपना सुविधाजनक बिंदु खो चुका हूँ।
मैंने कभी भी रणनीतिक रूप से दौड़ का मूल्यांकन नहीं किया था और न ही कोई बैकस्टॉप रखा था। बैकस्टॉप एक बहुमुखी उपकरण है जिसका उपयोग मैं अपने जीवन के सभी पहलुओं में करता हूँ। जब मैंने इराक में सील टीमों के साथ काम किया था तो मैं प्रमुख नाविक था और बैकस्टॉप एक नेविगेशन शब्द है। यह वह निशान है जो मैंने अपने मानचित्र पर बनाया है। एक चेतावनी कि हम एक मोड़ चूक गए हैं या रास्ता भटक गए हैं। मान लीजिए कि आप जंगल के माध्यम से नेविगेट कर रहे हैं और आपको रिजलाइन की ओर एक क्लिक करना है, फिर एक मोड़ लेना है। सेना में हम समय से पहले एक मानचित्र अध्ययन करेंगे और अपने मानचित्रों पर उस मोड़ को चिह्नित करेंगे और उस मोड़ से लगभग 200 मीटर आगे एक और बिंदु और दूसरे निशान से लगभग 150 मीटर आगे एक तिहाई अतिरिक्त बिंदु रखेंगे। वे अंतिम दो निशान आपके बैकस्टॉप हैं। आमतौर पर मैंने इलाके की विशेषताओं का उपयोग किया, जैसे सड़कें, खाड़ियाँ, ग्रामीण इलाकों में एक विशाल चट्टान या शहरी सेटिंग में ऐतिहासिक इमारतें, ताकि जब हम उनसे टकराएं तो मुझे पता चले कि हम अपने रास्ते से भटक गए हैं। बैकस्टॉप इसीलिए हैं जो आपको उसी मिशन को पूरा करने के लिए घूमने, पुनर्मूल्यांकन करने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने के लिए कहते हैं। मैंने 3 निकास रणनीतियों के बिना इराक में अपना बेस कभी नहीं छोड़ा। एक प्राथमिक मार्ग और 2 अन्य बैकस्टॉप पर पिन किए गए। यदि हमारा मुख्य मार्ग समझौता हो जाता है तो हम वापस आ सकते हैं। अल्ट्रामैन के तीसरे दिन मैंने दृढ़ इच्छा शक्ति से जीतने की कोशिश की। मैं पूरी तरह से मोटर था, कोई बुद्धि नहीं। मैंने अपनी स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया, अपने विरोधियों के दिल का सम्मान नहीं किया या घड़ी का अच्छी तरह से प्रबंधन नहीं किया। मेरे पास कोई प्राथमिक रणनीति नहीं थी। जीत के वैकल्पिक रास्ते तो दूर की बात है और इसलिए मुझे नहीं पता था कि बैकस्टॉप का उपयोग कहाँ किया जाए। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे अपनी घड़ी पर अधिक ध्यान देना चाहिए था और मेरे बैकस्टॉप को मेरे विभाजित समय पर रखा जाना चाहिए था। जब मैंने देखा कि मैं उस पहली मैराथन में कितनी तेजी से दौड़ रहा था तो मुझे चिंतित हो जाना चाहिए था और गैस उतार देनी चाहिए थी। जब हम आयरनमैन कोर्स पर लावा के मैदान में वापस फिनिश लाइन की ओर बढ़ रहे थे तो एक धीमी पहली मैराथन ने मुझ में हथौड़ा गिराने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ दी होगी। तभी आप किसी की आत्मा लेते हैं, दौड़ के अंत में, शुरुआत में नहीं। मैंने कड़ी दौड़ लगाई थी, लेकिन अगर मैं समझदारी से दौड़ता और बाइक की स्थिति को बेहतर ढंग से संभालता तो मुझे जीतने का बेहतर मौका मिलता। फिर भी अल्ट्रामैन में दूसरे स्थान पर आना कोई आपदा नहीं थी। मैंने जरूरतमंद परिवारों के लिए अच्छा पैसा जुटाया और सील्स के लिए अधिक सकारात्मक स्याही बुक की और प्रतियोगी पत्रिकाएं। नौसेना के अधिकारियों ने नोटिस लिया। एक सुबह मुझे एडमिरल एड विंटर्स, 2 सितारा एडमिरल और शीर्ष व्यक्ति के साथ बैठक में बुलाया गया। नौसेना विशेष युद्ध कमान। जब आप एक सूचीबद्ध व्यक्ति होते हैं और सुनते हैं कि एक एडमिरल आपसे कुछ कहना चाहता है तो आपका गुस्सा बढ़ जाता है। उसे मेरी तलाश नहीं करनी चाहिए थी। रियर एडमिरल और मेरे जैसे सूचीबद्ध लोगों के बीच बातचीत को रोकने के लिए विशेष रूप से कमांड की एक श्रृंखला मौजूद थी। बिना किसी चेतावनी के सब कुछ खिड़की से बाहर हो गया और मुझे लगा कि यह मेरी अपनी गलती थी। मेरे द्वारा उत्पन्न सकारात्मक मीडिया के लिए धन्यवाद। मुझे 2007 में भर्ती प्रभाग में शामिल होने का आदेश मिला था और जब तक मुझे एडमिरल के कार्यालय में आदेश दिया गया तब तक मैं नेवी सील्स की ओर से बहुत सारे सार्वजनिक भाषण दे चुका था, लेकिन मैं अधिकांश अन्य भर्तीकर्ताओं से अलग था। मैंने सिर्फ नौसेना की स्क्रिप्ट को तोता नहीं बनाया। मैं हमेशा अपनी जीवन कहानी को बिना सोचे समझे शामिल करता हूँ।
जैसे ही मैं एडमिरल के कार्यालय के बाहर इंतजार कर रहा था, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और स्मृति फाइलों को उलट दिया, यह खोजते हुए कि मैंने कब और कैसे आगे बढ़कर एसीएल को शर्मिंदा किया। जब उन्होंने अपने कार्यालय का दरवाजा खोला तो मैं तनावग्रस्त, कठोर और सतर्क बैठा हुआ था, अपनी वर्दी से पसीना बहा रहा था। गोगिंस, उसने कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, अंदर आओ। मैंने अपनी आंखें खोली, उसके पीछे पीछे अंदर गया और तीर की तरह सीधा खड़ा हो गया, ध्यान केंद्रित करके। बैठिए, उसने अपनी मेज के सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैं बैठा, लेकिन अपनी मुद्रा बनाए रखी और सभी से नजरें मिलाने से परहेज किया। एडमिरल विंटर्स ने मुझे आकार दिया। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास थी और यद्यपि वे तनाव मुक्त दिख रहे थे, उन्होंने सही मुद्रा बनाए रखी। एडमिरल बनने का मतलब हजारों की रैंक से ऊपर उठना है। वह 1981 से सील थे, देवगिरी नेवल स्पेशल वॉरफेयर डेवलपमेंट ग्रुप में एक ऑपरेशंस ऑफिसर थे और अफगानिस्तान और इराक में कमांडर थे। प्रत्येक पड़ाव पर वह बाकियों की तुलना में अधिक ऊंचा खड़ा था और नौसेना में अब तक देखे गए सबसे मजबूत, सबसे बुद्धिमान, चतुर और सबसे करिश्माई लोगों में से एक था। वह भी एक निश्चित मानक पर खरा उतरता है। एडमिरल विंटर्स परम अंदरूनी व्यक्ति थे और मैं बॉक्स के बाहर उतना ही था जितना आप संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना में पा सकते थे। अरे आराम करो, उसने कहा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। आप भर्ती में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसने अपनी बेदाग मेज पर रखी एक फाइल की ओर इशारा किया। यह मेरी कुछ क्लिप्स से भरा हुआ था। आप हमारा बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ लोग हैं जिन तक पहुँचने के लिए हमें बेहतर काम करने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप मदद कर सकते हैं। तभी आखिरकार इसने मुझ पर प्रहार किया। एक 2 सितारा एडमिरल को मेरी मदद की जरूरत थी। उन्होंने कहा, एक संगठन के रूप में हमें जिस परेशानी का सामना करना पड़ा वह यह थी कि हम अफ्रीकी अमेरिकियों को सील टीमों में भर्ती करने में बहुत खराब थे। मुझे यह पहले से ही पता था। सभी विशेष बलों में काले लोग केवल 1% हैं, भले ही हम सामान्य आबादी का 13% हैं। मैं BUD/S में स्नातक करने वाला 36वां अफ्रीकी अमेरिकी था और इसका एक कारण यह था कि हम सील टीमों में काले लोगों को भर्ती करने के लिए सर्वोत्तम स्थानों पर नहीं पहुंच पा रहे थे और हमारे पास सही भर्तीकर्ता नहीं थे। दोनों में से एक। सेना खुद को एक शुद्ध योग्यता तंत्र के रूप में सोचना पसंद करती है, ऐसा नहीं है। यही वजह है कि दशकों तक इस मुद्दे को नजरअंदाज किया गया। मैंने हाल ही में एडमिरल विंटर्स को फोन किया था और उन्हें उस समस्या के बारे में कहना था जिसे मूल रूप से दूसरे बुश प्रशासन के दौरान पेंटागन द्वारा चिह्नित किया गया था और ठीक करने के लिए एडमिरल के डेस्क पर भेजा गया था। उन्होंने कहा, हम महान एथलीटों को टीमों में शामिल करने और टीमों को बेहतर बनाने का अवसर खो रहे थे और हमारे पास ऐसे स्थान थे जहां हमें लोगों को भेजने की जरूरत थी, जहां अगर वे मेरे जैसे दिखते तो उनसे समझौता किया जाता। इराक में एडमिरल विंटर्स ने विशिष्ट आतंकवाद विरोधी ताकतों का निर्माण कर अपना नाम बनाया। यह विशेष बलों में प्राथमिक मिशनों में से एक है, सहयोगी सैन्य इकाइयों को प्रशिक्षित करना ताकि वे आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे सामाजिक कैंसर को नियंत्रित कर सकें और सीमाओं के भीतर स्थिरता बनाए रख सकें। 2007 तक अल कायदा ने बोको हराम और अल शबाब सहित मौजूदा चरमपंथी नेटवर्क के साथ गठबंधन करके अफ्रीका में प्रवेश कर लिया था और सोमालिया, चाड, नाइजीरिया, माली, कैमरून, बुर्किना फासो और नाइजर में आतंकवाद विरोधी ताकतों के निर्माण की बात चल रही थी। नाइजर में हमारा ऑपरेशन 2018 में अंतर्राष्ट्रीय समाचार बन गया जब एक घात में 4 अमेरिकी विशेष ऑपरेशन सैनिक मारे गए, जिससे मिशन की सार्वजनिक जांच हुई।
लेकिन 2007 में लगभग किसी को नहीं पता था कि हम पश्चिम अफ्रीका में शामिल होने वाले हैं या इसे पूरा करने के लिए हमारे पास कर्मियों की कमी है। जैसे ही मैं उनके कार्यालय में बैठा, मैंने सुना कि आखिरकार वह समय आ गया है जब हमें विशेष बलों में काले लोगों की जरूरत थी और हमारे सैन्य नेताओं को यह समझ नहीं आ रहा था कि उस जरूरत को कैसे पूरा किया जाए और हम में से और अधिक लोगों को इसमें शामिल किया जाए। मेरे लिए यह बिल्कुल नई जानकारी थी। मुझे अफ्रीकी खतरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एकमात्र शत्रुतापूर्ण क्षेत्र जिसके बारे में मैं जानता था वह अफगानिस्तान और इराक में था। यानी जब तक एडमिरल विंटर्स ने मुझ पर एक बिल्कुल नया विवरण नहीं डाला और सेना की समस्या आधिकारिक तौर पर मेरी समस्या नहीं बन गई। उन्होंने कहा, मैं अपने कैप्टन और एडमिरल को रिपोर्ट करूंगा और पीओसी रंग के लोग श्रेणी में भर्ती संख्या बढ़ाने के लक्ष्य के साथ एक समय में 10 से 12 शहरों का दौरा करूंगा। हमने एक साथ इस नए मिशन पर पहला पड़ाव बनाया। यह वाशिंगटन डीसी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में था, जो संभवतः अमेरिका में ऐतिहासिक रूप से सबसे प्रसिद्ध अश्वेत विश्वविद्यालय था। हम फुटबॉल टीम से बात करने के लिए आए थे और हालांकि मैं ऐतिहासिक रूप से काले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानता था, मुझे पता था कि जो छात्र उनमें भाग लेते थे वे आम तौर पर सेना को सर्वोत्तम करियर विकल्प के रूप में सोचने वाले प्रकार के नहीं होते थे। हमारे देश के इतिहास और आज भी जारी बड़े पैमाने पर नस्लवाद के लिए धन्यवाद, इन संस्थानों में काले राजनीतिक विचारों का रुझान केंद्र से बाहर चला गया है और यदि आप नेवी सील के लिए भर्ती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हार्वर्ड विश्वविद्यालय अभ्यास क्षेत्र की तुलना में बेहतर विकल्प है। एक इच्छुक का लेकिन इस नए फोकस के लिए सामूहिक उत्साह की नहीं बल्कि शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में काम की जरूरत थी। हम प्रत्येक स्टॉप पर एक या दो महान व्यक्तियों की तलाश कर रहे थे। एडमिरल और मैं वर्दी पहनकर मैदान में चले गए और मैंने अपने दर्शकों की आंखों में संदेह और उपेक्षा देखी। एडमिरल विंटर्स ने मुझसे परिचय कराने की योजना बनाई थी, लेकिन हमारे बर्फीले रिसेप्शन ने मुझसे कहा कि हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। आप पहले तो शर्मा रहे थे, एडमिरल विंटर्स को याद आया, लेकिन जब बोलने का समय आया तो आपने मेरी ओर देखा और कहा, मुझे यह मिल गया सर। मैंने सीधे अपनी जीवन कहानी शुरू की। मैंने उन एथलीटों को वही बताया जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और कहा कि हम दिल वाले लोगों की तलाश में थे। वे पुरुष जो जानते थे कि कल और उसके बाद का दिन कठिन होने वाला है और उन्होंने हर चुनौती का स्वागत किया। वे पुरुष जो बेहतर एथलीट बनना चाहते थे और अपने जीवन के सभी पहलुओं में होशियार और अधिक सक्षम बनना चाहते थे। हम ऐसे लोगों को चाहते थे जो सम्मान और उद्देश्य चाहते हों और अपने गहरे डर का सामना करने के लिए खुले दिमाग वाले हों। एडमिरल विंटर्स ने याद करते हुए कहा, जब आप काम पूरा कर चुके थे तब तक आपने पिन गिरने की आवाज सुनी होगी। तब से मुझे अपने शेड्यूल और बजट की कमान सौंपी गई और काम करने की छूट दी गई, जब तक कि मैं कुछ निश्चित भर्ती सीमाओं तक पहुंच जाता हूं। मुझे अपनी खुद की सामग्री के साथ आना पड़ा और मुझे पता था कि ज्यादातर लोगों ने नहीं सोचा था कि वे कभी नेवी सील बन सकते हैं, इसलिए मैंने संदेश को व्यापक बनाया। मैं चाहता था कि मेरी बात सुनने वाले हर व्यक्ति को यह पता चले कि भले ही वे हमारे रास्ते पर नहीं चले, फिर भी वे उससे कहीं अधिक बन सकते हैं जितना उन्होंने कभी सोचा था। मैंने यह सुनिश्चित किया कि मैं अपने जीवन को उसकी संपूर्णता में कवर करूं ताकि यदि किसी के पास कोई बहाना हो तो मेरी कहानी उस सब को खत्म कर दे। मेरा मुख्य अभियान यह आशा प्रदान करना था कि सेना के साथ या सेना के बिना कोई भी अपना जीवन बदल सकता है। इसलिए जब तक उन्होंने खुला दिमाग रखा, कम से कम प्रतिरोध का रास्ता त्याग दिया और जो कठिन और सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य उन्हें मिल सकते थे उनकी तलाश की।
मैं भी मेरी तरह हीरो का खनन कर रहा था। 2007 से 2009 तक मैं साल में 250 दिन सड़क पर था और हाई स्कूलों और विश्वविद्यालयों में 5 लाख लोगों से बात की। मैंने शहर के भीतरी इलाकों के कठिन इलाकों के उच्च विद्यालयों, दर्जनों ऐतिहासिक रूप से काले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों और सभी संस्कृतियों, आकारों और रंगों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करने वाले स्कूलों में बात की। मैं चौथी कक्षा से एक लंबा सफर तय कर चुका हूँ, जब मैं 20 बच्चों की कक्षा के सामने खड़ा होकर बिना हकलाए अपना नाम नहीं बोल सकता था। किशोर चल रहे हैं, बकवास डिटेक्टरों पर बात कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों ने मुझे बोलते हुए सुना, उन्होंने मेरे संदेश को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जहां भी मैं रुका मैंने एक अल्ट्रा रेस भी लगाई और अपने प्रशिक्षण रन और दौड़ को अपनी समग्र भर्ती रणनीति में शामिल किया। मैं आमतौर पर सप्ताह के मध्य में उनके शहर में पहुंचता हूं, अपना भाषण देता हूं, फिर शनिवार और रविवार को दौड़ लगाता हूं। 2007 में एक बार मैंने लगभग हर सप्ताहांत में एक अल्ट्रा चलाया। 50 मील की दौड़, 100 किलोमीटर की दौड़, 100 मील की दौड़ और लंबी दौड़ भी थी। मैं नेवी सील की उस किंवदंती को फैलाने के बारे में था जो मुझे पसंद थी, और मैं सच्चा होना चाहता था और हमारे लोकाचार को जीना चाहता था। मूलतः मेरे पास 2 पूर्णकालिक नौकरियां थीं। मेरा शेड्यूल पूरी तरह से जाम हो गया था, और जबकि मुझे पता है कि अपने समय का प्रबंधन करने के लचीलेपन ने अल्ट्रा सर्किट के लिए प्रशिक्षित होने और प्रतिस्पर्धा करने की मेरी क्षमता में योगदान दिया, फिर भी मैं सप्ताह में 50 घंटे काम पर लगाता हूँ। हर दिन लगभग प्रातः 7:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक मेरे प्रशिक्षण के घंटे मेरी कार्य प्रतिबद्धताओं के अतिरिक्त नहीं बल्कि अतिरिक्त थे। मैं हर महीने 45 से अधिक स्कूलों में उपस्थित होता था, और प्रत्येक उपस्थिति के बाद मुझे एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट (AR) दाखिल करनी होती थी, जिसमें यह विवरण होता था कि मैंने कितने अलग अलग कार्यक्रम, एक सभागार भाषण, एक कसरत आदि आयोजित किए, कितने बच्चे मैंने उनसे बात की और उनमें से कितने लोग वास्तव में रुचि रखते थे। ये AR सीधे मेरे कैप्टन और एडमिरल के पास गए। मुझे जल्दी ही पता चल गया कि मैं ही अपना सर्वश्रेष्ठ सहारा हूँ। कभी कभी मैं त्रिशूल के साथ एक सील टी शर्ट पहनता हूँ, भाषण देने के लिए 50 मील दौड़ता हूँ और भीगता हुआ दिखाई देता हूँ। या मैं अपने भाषण के पहले 5 मिनट के लिए पुशअप्स करूँगा, या मंच पर पुलअप बार घुमाऊंगा और बात करते समय पुलअप्स करूँगा। यह सही है, आप मुझे सोशल मीडिया पर जो गंदगी करते हुए देखते हैं वह कोई नई बात नहीं है। मैं 11 वर्षों से यह जीवन जी रहा हूँ। मैं जहाँ भी रुका मैंने उन बच्चों को आमंत्रित किया जो स्कूल से पहले या बाद में मेरे साथ प्रशिक्षण लेने के इच्छुक थे, या मेरी किसी अल्ट्रा रेस में शामिल होने के लिए मेरे साथ आने के इच्छुक थे। खबर फैल गई और जल्द ही मीडिया, स्थानीय टेलीविजन, प्रिंट और रेडियो दिखाया गया, खासकर जब मैं अगले कार्यक्रम के लिए शहरों के बीच दौड़ रहा था। मुझे स्पष्टवादी होना था, अच्छी तरह तैयार होना था और जिन दौड़ों में मैंने प्रवेश किया था उनमें अच्छा प्रदर्शन करना था। मुझे प्रसिद्ध लीडविले 100 ट्रेल रेस के सप्ताह कोलोराडो में उतरना याद है। स्कूल वर्ष अभी शुरू हुआ था और डेनवर में अपनी पहली रात को मैंने उन ट्रेल्स के संबंध में अपने रोस्टर में 5 स्कूलों की मैपिंग की जिन पर मैं पैदल चलना और दौड़ना चाहता था। प्रत्येक पड़ाव पर मैं बच्चों को अपने साथ प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित करता, लेकिन उन्हें चेतावनी देता कि मेरा दिन जल्दी शुरू हो गया। सुबह 3 बजे मैं एक ट्रेल हेड तक ड्राइव करूंगा, उन सभी छात्रों से मिलूंगा जिन्होंने दिखाने की हिम्मत की, और 4 बजे तक हम 14,000 फीट से ऊपर कोलोराडो के 28 शिखरों में से एक पर पावर हाइकिंग शुरू कर देंगे। फिर हम अपने क्वाड्स को मजबूत करने के लिए पहाड़ से नीचे दौड़ेंगे। सुबह 9 बजे मैं दूसरे स्कूल में गया और फिर दूसरे में। घंटी बजने के बाद मैंने जिन स्कूलों का दौरा किया वहां फुटबॉल, ट्रैक या तैराकी टीमों के साथ कसरत की,
फिर सूर्यास्त तक प्रशिक्षण के लिए पहाड़ों में वापस भाग गया। यह सब स्टड एथलीटों की भर्ती करने और दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाली अल्ट्रा मैराथन के लिए अभ्यस्त होने के लिए है। दौड़ शनिवार को सुबह 4 बजे शुरू हुई, जो लीडविले शहर से शुरू हुई, जो सीमांत जड़ों वाला एक कामकाजी वर्ग का स्की शहर है और 9,200 फीट से 12,600 फीट की ऊंचाई तक के सुंदर और कठोर रॉकी माउंटेन ट्रेल्स के नेटवर्क को पार करता है। जब मैंने रविवार को 2 बजे काम खत्म किया तो डेनवर का एक किशोर जो उस स्कूल में पढ़ता था जहां मैं कुछ दिन पहले गया था, फिनिश लाइन पर मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी दौड़ बहुत अच्छी नहीं थी। मैं अपने सामान्य शीर्ष 5 के बजाय 14वें स्थान पर आया था, लेकिन मैंने हमेशा मजबूत अंत करना सुनिश्चित किया और जब मैं तेजी से घर पहुंचा तो वह एक विस्तृत मुस्कान के साथ मेरे पास आया और कहा, मैंने गाड़ी चलाई, बस तुम्हें खत्म होते देखने के लिए 2 घंटे लगेंगे। सबक आप कभी नहीं जानते कि आप किसे प्रभावित कर रहे हैं। मेरे खराब दौड़ परिणाम का उस युवा के लिए कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैंने संभावना और क्षमता की एक नई दुनिया में उसकी आंखें खोलने में मदद की थी जिसे उसने अपने भीतर महसूस किया था। वह अपने हाई स्कूल ऑडिटोरियम से लीडविले तक मेरा पीछा करता था क्योंकि वह पूर्ण प्रमाण की तलाश में था मेरी दौड़ पूरी करने पर कि यह था सामान्य को पार करना और अधिक बनना संभव है। और जैसे ही मैं शांत हो गया और तौलिया उतार दिया, उसने मुझसे सुझाव मांगे ताकि वह एक दिन अपने पिछवाड़े में पहाड़ों के माध्यम से पूरे दिन और रात दौड़ सके। मेरे पास ऐसी कई कहानियां हैं। पियोरिया, इलिनॉइस के बाहर आयोजित 150 मील की मैकनॉटन पार्क ट्रेल रेस में 1 दर्जन से अधिक बच्चे मेरे लिए गति और चालक दल के रूप में सामने आए। 2 दर्जन छात्रों ने मिनोट, नॉर्थ डकोटा में मेरे साथ प्रशिक्षण लिया। हमने साथ मिलकर जनवरी में सूर्योदय से पहले जमे हुए टुंड्रा में दौड़ लगाई, जब तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे था। एक बार मैंने अटलांटा के बहुसंख्यक काले इलाके के एक स्कूल में बात की थी और जब मैं जा रहा था तो एक माँ अपने 2 बेटों के साथ आई जिन्होंने लंबे समय से नेवी सील बनने का सपना देखा था, लेकिन इसे गुप्त रखा क्योंकि सेना में भर्ती होने पर विचार नहीं किया गया था। उनके पड़ोस में अच्छा है। जब गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई तो मैं उन्हें अपने साथ रहने और प्रशिक्षण लेने के लिए सैन डिएगो ले गया। मैंने सुबह 4 बजे उनके गधे को जगाया और उन्हें समुद्र तट पर ऐसे पीटा जैसे वे पहले चरण के जूनियर संस्करण में थे। उन्होंने खुद का आनंद नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस सच्चाई को सीखा कि लोकाचार को जीने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं जहां भी गया, छात्रों को सैन्य कैरियर में रुचि थी या नहीं, वे हमेशा पूछते थे कि क्या उनके पास वही हार्डवेयर है जो मेरे पास था। क्या वे एक दिन में 100 मील दौड़ सकते थे? उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में क्या लगेगा? मैं उनसे यही कहूंगा। हमारी संस्कृति त्वरित सुधार, जीवन हैक, दक्षता की आदी हो गई है। हर कोई उस सरल क्रिया एल्गोरिदम की तलाश में है जो कम से कम प्रयास के साथ अधिकतम लाभ अर्जित करे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि आप भाग्यशाली हैं, तो यह रवैया आपको सफलता की कुछ संभावनाएं दे सकता है, लेकिन यह आपको कठोर दिमाग या आत्मनिपुणता की ओर नहीं ले जाएगा। यदि आप मन पर काबू पाना चाहते हैं और अपने शासक को हटाना चाहते हैं, तो आपको कड़ी मेहनत का आदी बनना होगा, क्योंकि जुनून और जुनून, यहाँ तक कि प्रतिभा, केवल उपयोगी उपकरण हैं यदि आपके पास उन्हें समर्थन देने के लिए कार्य नैतिकता है। मेरी सभी उपलब्धियों में मेरी कार्य नीति ही सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बाकी सब कुछ गौण है, और जब कड़ी मेहनत की बात आती है, चाहे जिम में या नौकरी पर, 40% नियम लागू होता है। मेरे लिए 40 घंटे का कार्य सप्ताह 40% प्रयास है। यह संतोषजनक हो सकता है, लेकिन यह औसत दर्जे का दूसरा शब्द है। 40 घंटे के कार्य सप्ताह पर समझौता न करें।
एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास अपने व्यायाम पर कोई कंजूसी किए बिना उस अतिरिक्त समय को काम पर लगाने के लिए घंटे हैं। इसका मतलब है अपने पोषण को सुव्यवस्थित करना, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को ऐसे शेड्यूल करें जैसे कि आप हर दिन 24 घंटे के मिशन पर हों। सबसे बड़ा बहाना जो मैं लोगों से सुनता हूं कि वे उतना व्यायाम क्यों नहीं करते जितना वे करना चाहते हैं, वह यह है कि उनके पास समय नहीं है। देखिए, हम सभी पर काम का दायित्व है। हम में से कोई भी नींद नहीं खोना चाहता और आपको परिवार के साथ समय की आवश्यकता होगी, या वे यात्रा पर निकल जाएंगे। मैं समझ गया, और यदि आपकी स्थिति ऐसी है तो आपको सुबह अवश्य जीतनी होगी। जब मैं सील्स के साथ पूर्णकालिक था तो मैंने सुबह होने से पहले अंधेरे घंटों को अधिकतम किया। जब मेरी पत्नी सो रही होती थी तो मैं 6 से 10 मील की दौड़ लगाता था। मेरा सामान एक रात पहले ही तैयार कर लिया गया था। मेरा दोपहर का भोजन पैक कर दिया गया था और मेरे काम के कपड़े मेरे लॉकर में काम पर थे, जहां मैं अपना दिन सुबह 7:30 बजे शुरू होने से पहले स्नान कर लेता था। एक सामान्य दिन पर मैं बाहर होता था सुबह 4 बजे के बाद मेरी दौड़ के लिए दरवाजा और सुबह 5:15 बजे तक वापसी। चूंकि यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं था और क्योंकि हमारे पास केवल एक कार थी, मैंने अपनी बाइक की सवारी की। आखिरकार मुझे अपनी खुद की बकवास मिल गई, 25 मील तक का। मैं सुबह 7:30 बजे से दोपहर तक काम करता हूँ और अपने दोपहर के भोजन के ब्रेक से पहले या बाद में अपने डेस्क पर खाना खाता हूँ। दोपहर के भोजन के समय मैं जिम जाता था या 4 से 6 मील समुद्र तट पर दौड़ता था। दोपहर की पाली में काम करता था और 25 मील की सवारी के लिए अपनी बाइक पर घर जाता था। जब मैं शाम 7 बजे घर पहुंचा, तब तक मैं लगभग 15 मील दौड़ चुका था, बाइक पर 50 मील घूम चुका था और कार्यालय में पूरा दिन बिता चुका था। मैं हमेशा रात के खाने के लिए घर पर होता था और रात 10 बजे तक बिस्तर पर होता था, ताकि मैं यह सब अगले दिन दोबारा कर सकूं। शनिवार को मैं सुबह 7 बजे तक सोता था, 3 घंटे की कसरत करता था और शेष सप्ताहांत केट के साथ बिताता था। यदि मेरी कोई दौड़ नहीं होती तो रविवार मेरे सक्रिय पुनर्प्राप्ति दिन होते। मैं स्वस्थ रक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी नाड़ी को 110 बीट प्रति मिनट से कम रखते हुए कम हृदय गति पर एक आसान सवारी करूंगा। हो सकता है कि आप सोचते हो कि मैं एक विशेष मामला या जुनूनी पागल हूँ। ठीक है, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। लेकिन मेरे दोस्त माइक के बारे में क्या? वह न्यूयॉर्क शहर में एक बड़े वित्तीय सलाहकार हैं। उनकी नौकरी अत्यधिक दबाव वाली होती है और उनका कार्य दिवस 8 घंटों से भी अधिक लंबा होता है। उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं और वह एक अति धावक है। यहाँ बताया गया है कि वह यह कैसे करता है। वह हर कार्य दिवस में सुबह 4 बजे उठता है, हर सुबह 60 से 90 मिनट दौड़ता है, जबकि उसका परिवार अभी भी झपकी ले रहा होता है। काम करने और वापस आने के लिए बाइक चलाता है और घर पहुँचने के बाद 30 मिनट की ट्रेडमिल दौड़ता है। वह सप्ताहांत पर लंबी दौड़ के लिए बाहर जाता है, लेकिन वह अपने पारिवारिक दायित्वों पर इसका प्रभाव कम से कम करता है। वह उच्च शक्ति वाला है, धनवान है और आसानी से कम प्रयास के साथ अपनी यथास्थिति बनाए रख सकता है और अपने परिश्रम के मीठे फलों का आनंद ले सकता है। लेकिन वह कठोर बने रहने का एक रास्ता खोज लेता है, क्योंकि उसके परिश्रम उसके सबसे मीठे फल हैं। और वह अपने शेड्यूल में रुकावट पैदा करने वाली बकवास की मात्रा को कम करके यह सब करने के लिए समय निकालता है। उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं और वह अपनी प्राथमिकताओं के प्रति समर्पित हैं। मैं यहाँ सामान्य प्राथमिकताओं के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ।
उसके सप्ताह का प्रत्येक घंटा एक विशेष कार्य के लिए समर्पित है और जब वह घंटा वास्तविक समय में दिखाई देता है तो वह उस कार्य पर 100% ध्यान केंद्रित करता है। वह है, मैं भी इसे कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि घंटों की बर्बादी को कम करने का यही एकमात्र तरीका है। अपने जीवन का समग्रता में मूल्यांकन करें। हम सभी व्यर्थ की बकवास करने में बहुत समय बर्बाद करते हैं। हम सोशल मीडिया और टेलीविजन देखने में घंटों बिताते हैं। यदि आप अपने करों की तरह समय सारणीबद्ध करते हैं तो वर्ष के अंत तक पूरे दिन और सप्ताह जुड़ जाएंगे। आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सच्चाई पता चली तो आप अपना फेसबुक अकाउंट स्टैट निष्क्रिय कर देंगे और अपना केबल काट देंगे। जब आप अपने आप को फालतू बातचीत करते हुए या ऐसी गतिविधियों में फंसते हुए पाते हैं जो आपको किसी भी तरह से बेहतर नहीं बनाती हैं, तो आगे बढ़े। वर्षों तक मैं एक साधु की तरह रहा हूँ। मैं बहुत से लोगों को नहीं देखता या उनके साथ समय नहीं बिताता। मेरा दायरा बहुत कड़ा है। मैं सप्ताह में 1 या 2 बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करता हूं और मैं कभी किसी और की फीड नहीं देखता, क्योंकि मैं किसी को फॉलो नहीं करता। वो मैं हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको इतना क्षमाशील होने की आवश्यकता है, क्योंकि संभवतः आपके और मेरे लक्ष्य समान नहीं हैं। लेकिन मुझे पता है कि आपके पास भी लक्ष्य हैं और सुधार की गुंजाइश है, अन्यथा आप मेरी किताब नहीं पढ़ रहे होते। और मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपने अपने शेड्यूल का ऑडिट किया तो आपको अधिक काम और कम बकवास के लिए समय मिलेगा। यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी बकवास को दूर करने के तरीके खोजें। भोजन समाप्त होने के बाद आप खाने की मेज पर बिना कुछ बोले बात करने में कितना समय बिताते हैं? आप बिना किसी कारण के कितने कॉल और टेक्स्ट भेजते हैं? अपने पूरे जीवन को देखें, अपने दायित्वों और कार्यों की सूची बनाएं। उन पर समय की मोहर लगाओ। खरीदारी करने, खाने और साफ सफाई करने में कितने घंटे लगते हैं? आपको कितनी नींद की जरूरत होती है? आपका आवागमन कैसा है? क्या आप इसे अपनी शक्ति से वहां बना सकते हैं? हर चीज को समय की खिड़कियों में बंद कर दें और एक बार जब आपका दिन निर्धारित हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किसी दिए गए दिन में कितना लचीलापन रखना है और इसे अधिकतम कैसे करना है। शायद आप फिट होना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं, या हमेशा एक भाषा या एक उपकरण सीखना चाहते हैं जिसके प्रति आप जुनूनी हैं। ठीक है, वही नियम लागू होता है। अपने शेड्यूल का विश्लेषण करें, अपनी खोखली आदतों को खत्म करें, बकवास को खत्म करें और देखें कि क्या बचा है। क्या यह प्रतिदिन 1 घंटा है? 3। अब उस बकवास को अधिकतम करें। इसका मतलब है कि दिन के हर घंटे अपने प्राथमिकता वाले कार्यों को सूचीबद्ध करना। आप इसे 15 मिनट की विंडो तक भी सीमित कर सकते हैं और अपने दिन प्रतिदिन के शेड्यूल में बैकस्टॉप को शामिल करना न भूलें। याद रखें कि मैं अल्ट्रामैन में अपने रेस प्लान में बैकस्टॉप को शामिल करना कैसे भूल गया था। आपको अपने दैनिक कार्यक्रम में भी बैकस्टॉप की आवश्यकता है। यदि कोई कार्य ओवरटाइम में खर्च होता है तो सुनिश्चित करें कि आप इसके बारे में जानते हैं और तुरंत अपने अगले प्राथमिकता वाले कार्य में बदलाव करना शुरू करें। उत्पादकता हैक के लिए अपने स्मार्टफोन का उपयोग करें। चारा पर क्लिक न करें। अपने कैलेंडर अलर्ट चालू करें। उन अलार्मों को सेट कर लें। यदि आप अपने जीवन का ऑडिट करते हैं, बकवास को छोड़ देते हैं और बैकस्टॉप का उपयोग करते हैं, तो आपको वह सब कुछ करने के लिए समय मिलेगा जो आपको चाहिए और जो आप करना चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि आपको भी आराम की जरूरत है, इसलिए इसे शेड्यूल करें। अपने शरीर को सुनें,
जब आवश्यक हो तो 10 से 20 मिनट की झपकी लें और प्रति सप्ताह एक पूर्ण आराम करें। यदि यह आराम का दिन है तो वास्तव में अपने दिमाग और शरीर को आराम करने दें। अपना फोन बंद करें, कंप्यूटर बंद रखें। आराम के दिन का मतलब है कि आपको आराम करना चाहिए, दोस्तों या परिवार के साथ घूमना चाहिए और अच्छा खाना पीना चाहिए ताकि आप तरोताजा हो सकें और फिर से काम पर लग सकें। यह खुद को प्रौद्योगिकी में खो देने या किसी प्रश्न चिन्ह के रूप में अपनी मेज पर झुके रहने का दिन नहीं है। 24 घंटे के मिशन का पूरा उद्देश्य चैंपियनशिप की गति को बनाए रखना है, एक सीजन या एक साल के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण आराम और पुनर्प्राप्ति समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई अंतिम रेखा नहीं है। सीखने के लिए हमेशा बहुत कुछ होता है, और यदि आप कठफोड़वा के होठों की तरह कठोर बनना चाहते हैं, तो आपके पास हमेशा कमजोरियों को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। इतना कठिन कि अनगिनत मील तक हथौड़ा चलाया जा सके और उस गंदगी को मजबूती से खत्म किया जा सके। 2008 में मैं आयरनमैन विश्व चैंपियनशिप के लिए कोना में वापस आया था। मैं नेवी सील्स के लिए चरम दृश्यता मोड में था और कमांडर कीथ डेविड्स, जो कि सील टीमों में मैंने अब तक देखे गए सबसे अच्छे एथलीटों में से एक थे, और मुझे दौड़ में शामिल होना था। NBC स्पोर्ट्स प्रसारण ने हमारे हर कदम पर नजर रखी और दौड़ के भीतर हमारी दौड़ को एक ऐसी सुविधा में बदल दिया जिसे उद्घोषक मुख्य दावेदारों पर नजर रखने के बीच काट सकते थे। हमारा प्रवेश सीधे हॉलीवुड पिच मीटिंग से हुआ था, जबकि अधिकांश एथलीट अपनी दौड़ पूर्व रीति रिवाजों में गहराई से डूबे हुए थे और अपने रेसिंग जीवन के सबसे लंबे दिन के लिए उत्साहित हो रहे थे। हमने C-130 में ऊपर की ओर उड़ान भरी, 1500 फीट से छलांग लगाई और पानी में पैराशूट से कूद गए, जहां हमें पकड़ लिया गया। एक राशि चक्र और बंदूक से केवल 4 मिनट पहले मोटर चलाकर किनारे पर पहुंचा। ऊर्जा जेल का एक विस्फोट, पानी का एक घूंट और हमारे नेवी सील ट्रायथलॉन सूट में बदलने के लिए यह मुश्किल से पर्याप्त समय था। आप अब तक जानते हैं कि मैं पानी में धीमी गति से चल रहा हूं, और डेविड्स ने 2.4 मील की तैराकी में मेरी गांड नष्ट कर दी। मैं साइकिल पर उसके जितना ही मजबूत हूं, लेकिन मेरी पीठ का निचला हिस्सा। उस दिन मैं सख्त हो गया और आधे रास्ते पर मुझे रुकना पड़ा और पैर फैलाना पड़ा। 112 मील की बाइक की सवारी के बाद जब मैं संक्रमण क्षेत्र में पहुंचा, तब तक डेविड्स ने मुझ पर 30 मिनट का समय लगा दिया था, और मैराथन की शुरुआत में मैंने इसमें से कुछ भी वापस पाने का कोई बड़ा काम नहीं किया। मेरा शरीर विद्रोह कर रहा था और मुझे शुरुआती मील चलना था, लेकिन मैं लड़ाई में बना रहा और 10 मील पर एक लय मिल गई और समय काटना शुरू कर दिया। मेरे आगे कहीं डेविड्स ने विस्फोट कर दिया और मैं और करीब पहुंच गया। कुछ मील तक मैं उसे लावा के खेतों में, चादरों में डामर से चमकती हुई गर्मी में दूर तक चलते हुए, पीड़ा सहते हुए देख सकता था। जानता था कि वह मुझे हराना चाहता था, क्योंकि वह एक घमंडी आदमी था। वह एक अधिकारी, एक महान संचालक और एक स्टड एथलीट थे। मैं भी उसे पीटना चाहता था। नेवी सील्स को इसी तरह तार-तार किया जाता है और मैं उसकी चपेट में आ सकता था, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आता गया, मैंने खुद को विनम्र होने के लिए कहा। मैंने उसे 2 मील से कुछ अधिक दूर जाने पर ही पकड़ लिया। उसने मेरी ओर सम्मान और हास्यास्पद निराशा के मिश्रण से देखा। कमबख्त गोगिंस, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हम एक साथ पानी में कूदे, एक साथ दौड़ शुरू की और हम इस काम को एक साथ पूरा करने वाले थे। हम अंतिम 2 मील तक साथ साथ दौड़े, फिनिश लाइन पार की और उसे गले लगा लिया। यह बहुत बढ़िया टेलीविजन था। कीथ डेविड्स के साथ कोना आयरनमैन फिनिश लाइन पर। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था।
मेरा करियर चमकीला और चमचमाता था। मैंने खेल जगत में अपना नाम कमाया था और मेरी योजना नेवी सील की तरह युद्ध के मैदान में वापस आने की थी। लेकिन कभी कभी जब आप जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, तब भी गंदगी के तूफान आते हैं और बढ़ जाते हैं। अराजकता बिना किसी चेतावनी के सामने आ सकती है और आएगी, और जब यदि नहीं ऐसा होगा तो आप इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो समस्याएं या चोटें अपेक्षाकृत छोटी हैं, और जब वे घटनाएं सामने आती हैं, तो उनके साथ तालमेल बिठाना और बने रहना आप पर निर्भर करता है। यदि आप घायल हो जाते हैं या अन्य जटिलताएं उत्पन्न होती हैं जो आपको अपने प्राथमिक जुनून पर काम करने से रोकती हैं, तो अपनी ऊर्जा को कहीं और केंद्रित करें। हम जो गतिविधियां अपनाते हैं वे हमारी ताकत होती हैं, क्योंकि जिस काम में हम महान हैं उसे करने में मजा आता है। बहुत कम लोग अपनी कमजोरियों पर काम करने का आनंद लेते हैं। इसलिए यदि आप एक शानदार धावक हैं और घुटने की चोट के कारण आप 12 सप्ताह तक दौड़ नहीं पाएंगे, तो यह योग करने का एक अच्छा समय है, जिससे आपका लचीलापन और आपकी समग्र शक्ति बढ़ती है। आपको एक बेहतर और कम चोट लगने वाला एथलीट बनाएगा। यदि आप टूटे हुए हाथ वाले गिटार वादक हैं, तो चाबियों के पास बैठें और अधिक बहुमुखी संगीतकार बनने के लिए अपने एक अच्छे हाथ का उपयोग करें। मुद्दा यह नहीं है कि किसी झटके से हमारा ध्यान भंग हो जाए या हमारे भटकाव से हमारी मानसिकता प्रभावित न हो जाए। किसी भी तरह से बेहतर बनने के लिए समायोजन करने, उन अंशांकित करने और उसके पीछे बने रहने के लिए हमेशा तैयार रहें। मैं जिस तरह से वर्कआउट करता हूँ, उसका एकमात्र कारण अल्ट्रा रेस के लिए तैयारी करना और जीतना नहीं है। मेरा बिल्कुल भी एथलेटिक मकसद नहीं है। यह मेरे दिमाग को जीवन के लिए तैयार करना है। जीवन हमेशा सबसे कठिन सहन शक्ति वाला खेल रहेगा, और जब आप कठिन प्रशिक्षण लेते हैं, असहज हो जाते हैं और आपका दिमाग कठोर हो जाता है, तो आप एक अधिक बहुमुखी प्रतियोगी बन जाएंगे। चाहे जो भी हो, आगे बढ़ने का रास्ता खोजने के लिए प्रशिक्षित होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी आएगा जब जीवन आप पर जो गंदगी फेंकता है वह बिल्कुल भी मामूली नहीं होती है। कभी कभी जिंदगी आपके दिल पर गहरा प्रहार करती है। भर्ती विवरण पर मेरा 2 साल का कार्यकाल 2009 में समाप्त होने वाला था, और जब मैंने अगली पीढ़ी को प्रेरित करने में अपने समय का आनंद लिया, तो मैं वापस आकर क्षेत्र में काम करने के लिए उत्सुक था। लेकिन अपना पद छोड़ने से पहले मैंने एक और बड़ी घटना की योजना बनाई। मैं सैन डिएगो के समुद्र तट से अन्नापोलिस तक साइकिल चलाऊंगा। मैरीलैंड एक प्रसिद्ध धीरज सड़क दौड़, रेस अक्रॉस अमेरिका में। दौड़ जून में थी, इसलिए जनवरी से मई तक मैंने अपना सारा खाली समय बाइक पर बिताया। मैं सुबह 4 बजे उठता था और काम से पहले 110 मील की दूरी तय करता था। फिर एक लंबे कार्य दिवस के अंत में 20 से 30 मील की दूरी तय करके घर जाता था। सप्ताहांत में मैं दिन में कम से कम 100-200 मील दौड़ता हूँ और प्रति सप्ताह औसतन 700 मील से अधिक दौड़ता हूँ। दौड़ को पूरा होने में लगभग 2 सप्ताह लगेंगे। इसमें बहुत कम नींद शामिल होगी और मैं अपने पूरे जीवन की सबसे बड़ी एथलेटिक चुनौती के लिए तैयार रहना चाहता था। मेरा राम प्रशिक्षण लॉग। फिर मई की शुरुआत में सब कुछ पलट गया। एक खराब उपकरण की तरह मेरा दिल लगभग रात भर झपकता रहा। वर्षों तक मेरी विश्राम नाड़ी की गति 30 के दशक में थी। अचानक यह 70 और 80 के दशक में था और कोई भी गतिविधि इसे तब तक बढ़ा देती थी जब तक कि मैं पतन के कगार पर न पहुंच जाऊं। यह ऐसा था जैसे मैंने कोई रिसाव छोड़ दिया हो और मेरी सारी ऊर्जा मेरे शरीर से सोख ली गई हो। 5 मिनट की साधारण बाइक यात्रा मेरे दिल की धड़कन प्रति मिनट 150 धड़कनों तक बढ़ा देती है।
सीढ़ियों की एक उड़ान पर थोड़ी देर चलने के दौरान यह अनियंत्रित रूप से तेज हो गया। पहले तो मैंने सोचा कि यह अत्यधिक प्रशिक्षण के कारण है और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो वह सहमत हो गए, लेकिन बाल्बोआ अस्पताल में मेरे लिए एक इकोकार्डियोग्राम निर्धारित किया। जब मैं परीक्षण के लिए गया तो टेक ने अपने सर्वज्ञ रिसीवर को बंद कर दिया और उसे मेरी छाती पर घुमाया ताकि वह उन कोणों को प्राप्त कर सके जिनकी उसे आवश्यकता होगी, जबकि मैं अपनी बाईं ओर लेटा था। मेरा सिर उसके मॉनिटर से दूर था। वह बहुत बातूनी था और मेरे सभी कक्षों और वाल्वों की जांच करते समय बिना किसी बात के बकवास करता रहा। उन्होंने कहा सब कुछ ठोस लग रहा था, लेकिन अचानक प्रक्रिया के 45 मिनट बाद इस बातूनी मादरचोद ने बात करना बंद कर दिया। उसकी आवाज के बजाय मैंने बहुत सारी क्लिक और जूमिंग सुनी। फिर वह कमरे से बाहर चला गया और कुछ मिनट बाद एक अन्य तकनीक के साथ फिर से प्रकट हुआ। उन्होंने क्लिक किया, जूम किया और फुसफुसाए, लेकिन मुझे अपने बड़े रहस्य के बारे में नहीं बताया। जब सफेद कोट पहने लोग आपके दिल को आपके सामने सुलझने वाली पहेली मान रहे हों, तो यह सोचना मुश्किल नहीं है कि आप शायद बहुत गड़बड़ कर चुके हैं। मेरा एक हिस्सा तुरंत उत्तर चाहता था क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैं कुतिया बनकर अपने कार्ड नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए मैंने शांत रहने और पेशेवरों को काम करने देने का विकल्प चुना। कुछ ही मिनटों में 2 अन्य व्यक्ति कमरे में आए। उनमें से एक हृदय रोग विशेषज्ञ था। उसने छड़ी उठाई, उसे मेरी छाती पर घुमाया और एक छोटी सी सहमति के साथ मॉनिटर में झांका। फिर उसने मेरे कंधे को ऐसे थपथपाया जैसे मैं उसका कोई प्रशिक्षु हूँ और कहा, ठीक है, चलो बात करते हैं। आपको एट्रियल सेप्टल दोष है, उन्होंने कहा। जब हम दालान में खड़े थे, उनके तकनीकी विशेषज्ञ और नर्सें आगे पीछे घूम रहे थे, हमारे दोनों ओर के कमरों से गायब हो रहे थे और फिर से प्रकट हो रहे थे। मैंने सीधे सामने देखा और तब तक कुछ नहीं कहा जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि मुझे पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। तुम्हारे दिल में छेद है, उसने अपना माथा सिकोड़ लिया और अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। बहुत अच्छे आकार का भी। छेद सिर्फ तुम्हारे दिल में ही नहीं खुलते, क्या खुलते हैं? नहीं नहीं, उन्होंने हंसते हुए कहा, आप इसके साथ पैदा हुए थे। उन्होंने आगे बताया कि छेद मेरे दाएं और बाएं अट्रिया के बीच की दीवार में था, जो एक समस्या थी क्योंकि जब आपके हृदय में कक्षों के बीच एक छेद होता है तो ऑक्सीजन युक्त रक्त गैरऑक्सीजन युक्त रक्त के साथ मिल जाता है। ऑक्सीजन एक आवश्यक तत्व है जिसकी हमारी प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। डॉक्टर के अनुसार मैं अपनी मांसपेशियों और अंगों को इष्टतम प्रदर्शन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की केवल आधी आपूर्ति कर रहा था। इससे पैरों और पेट में सूजन, दिल की धड़कन और कभी-कभी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यह निश्चित रूप से उस थकान को स्पष्ट करता है जो मैं हाल ही में महसूस कर रहा था। उन्होंने कहा, इसका असर फेफड़ों पर भी पड़ता है क्योंकि इससे फुफ्फुसीय रक्त वाहिकाओं में उनकी क्षमता से अधिक रक्त भर जाता है, जिससे अत्यधिक परिश्रम और बीमारी से उबरना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे अपने पहले हेल वीक के दौरान डबल निमोनिया से पीड़ित होने के बाद ठीक होने वाली सभी समस्याएं याद आ गईं। मेरे फेफड़ों में जो तरल पदार्थ था वह कभी भी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला। बाद के हेल वीक के दौरान और अल्ट्रासाउंड में आने के बाद मैंने पाया कि दौड़ के दौरान और उसके बाद मुझे कफ जमा हो रहा था। कुछ रातों में मेरे अंदर इतना तरल पदार्थ भर गया कि मैं सो नहीं सका। मैं बस बैठ जाता और खाली गेटोरेड बोतलों में कफ थूक देता, सोचता कि वह उबाऊ अनुष्ठान कब पूरा होगा। अधिकांश लोग जब वे अत्यधिक जुनूनी हो जाते हैं तो अत्यधिक उपयोग से होने वाली चोटों से जूझ सकते हैं, लेकिन उनका हृदय तंत्र ठीक रहता है।
भले ही मैं अपने टूटे हुए शरीर के साथ प्रतिस्पर्धा करने और बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम था, लेकिन मुझे कभी भी उतना अच्छा महसूस नहीं हुआ। मैंने सहना और उबरना सीख लिया था, और जैसे जैसे डॉक्टर ने आवश्यक चीजें डाउनलोड करना जारी रखा, मुझे एहसास हुआ कि मेरे पूरे जीवन में पहली बार मैं भी बहुत भाग्यशाली था। आप जानते हैं, भाग्य का उल्टा असर, जहां आपके दिल में छेद है, लेकिन आप भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इसने आपको अभी तक नहीं मारा है। क्योंकि जब आपके पास मेरे जैसा एसडी होता है और आप पानी के नीचे गहरे गोता लगाते हैं, तो गैस के बुलबुले जो फेफड़ों के माध्यम से फिल्टर होने के लिए फुफ्फुसीय रक्त वाहिकाओं के माध्यम से यात्रा करते हैं, चढ़ने पर उस छेद से लीक हो सकते हैं और हथियार युक्त एम्बोलिज्म के रूप में पुनः प्रसारित हो सकते हैं। मस्तिष्क में रक्त वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं और स्ट्रोक हो जाता है, या हृदय की धमनी अवरुद्ध हो जाती है और हृदय गति रुक जाती है। यह आपके अंदर तैरते गंदे बम के साथ गोता लगाने जैसा है। यह नहीं पता कि यह कब और कहां फट जाएगा। मैं इस लड़ाई में अकेला नहीं था। हर 10 में से एक बच्चा इसी दोष के साथ पैदा होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में छेद अपने आप बंद हो जाता है और सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। हर साल केवल 2000 से कम अमेरिकी बच्चों में सर्जरी की आवश्यकता होती है, लेकिन आमतौर पर यह सर्जरी मरीज के स्कूल जाने से पहले की जाती है, क्योंकि आजकल बेहतर स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं मौजूद हैं। मेरी उम्र के अधिकांश लोग जो एसडी के साथ पैदा हुए थे, उन्होंने अपनी मां की गोद में अस्पताल छोड़ दिया और बिना किसी सुराग के एक संभावित घातक समस्या के साथ रहने लगे। जब तक मेरी तरह उनके दिल ने उन्हें 30 की उम्र में तकलीफ देना शुरू नहीं कर दिया। यदि मैंने अपने चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर दिया होता, तो 4 मील की दौड़ के दौरान मैं मर सकता था। इसीलिए यदि आप सेना में हैं और एसडी से पीड़ित हैं, तो आप हवाई जहाज से बाहर नहीं निकल सकते या स्कूबा डाइव नहीं कर सकते। और अगर किसी को मेरी स्थिति के बारे में पता होता, तो नौसेना मुझे कभी भी सील नहीं बनने देती। यह आश्चर्यजनक है कि मैंने इसे हेल वीक, बैडवाटर या इनमें से किसी भी अन्य दौड़ में भी पार कर लिया। डॉक्टर ने कहा, मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूँ कि आप इस स्थिति में वह सब कुछ कर सकते हैं जो आपने किया है। मैंने सिर हिलाया। उन्होंने सोचा कि मैं एक चिकित्सा चमत्कार था, कुछ हद तक असाधारण, या बस एक प्रतिभाशाली एथलीट था जिसे अद्भुत भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त था। मेरे लिए यह इस बात का और सबूत था कि मैंने अपनी उपलब्धियों का श्रेय ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा या महान आनुवंशिकी को नहीं दिया। मेरे दिल में एक छेद था। मैं लगातार आधे भरे टैंक पर दौड़ रहा था, और इसका मतलब था कि मेरा जीवन इस बात का पूर्ण प्रमाण था कि जब कोई व्यक्ति मानव मन की पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए खुद को समर्पित करता है, तो क्या संभव है। 3 दिन बाद मेरी सर्जरी हुई और लड़के ने डॉक्टर को चोट डाला। सबसे पहले एनेस्थीसिया पूरी तरह से नहीं हुआ, जिसका मतलब था कि मैं आधी जाग रही थी, क्योंकि सर्जन ने मेरी आंतरिक जांघ में चीरा लगाया, मेरी उरु धमनी में एक कैथेटर डाला, और एक बार जब यह मेरे दिल तक पहुंच गया, तो उस कैथेटर के माध्यम से एक हेलिक्स पैच लगाया और उसे अपनी जगह पर रख दिया। कथित तौर पर मेरे दिल के छेद पर पट्टी बांध दी। इस बीच उन्होंने मेरे गले में एक कैमरा डाल दिया था, जिसे मैं महसूस कर सकता था, क्योंकि मैंने अपना मुंह बंद कर लिया था और 2 घंटे की लंबी प्रक्रिया को सहन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इन सब के बाद मेरी परेशानियां खत्म हो गई होंगी। डॉक्टर ने उल्लेख किया कि मेरे हृदय के ऊतकों को विकसित होने और पैच को सील करने में समय लगेगा, लेकिन 1 सप्ताह के बाद उन्होंने मुझे हल्के व्यायाम के लिए मंजूरी दे दी। रोजर, मैंने सोचा, जब मैं घर पहुंचते ही पुशअप्स का एक सेट करने के लिए फर्श पर गिर गया। लगभग तुरंत ही मेरा दिल एट्रियल फाइब्रिलेशन में चला गया, जिसे F5 भी कहा जाता है।
मेरी नाड़ी 120 से 230 हो गई, फिर 120 और फिर 250 तक पहुंच गई। मुझे चक्कर आ गया और मुझे बैठना पड़ा क्योंकि मैं अपने हृदय गति मॉनिटर पर घूर रहा था, जबकि मेरी सांसें सामान्य हो गईं। एक बार फिर मेरी विश्राम हृदय गति 80 के दशक में थी। दूसरे शब्दों में कुछ भी नहीं बदला था। मैंने हृदय रोग विशेषज्ञ को बुलाया जिन्होंने इसे मामूली दुष्प्रभाव बताया और धैर्य रखने की प्रार्थना की। मैंने उसकी बात मान ली और कुछ और दिनों तक आराम किया और फिर काम से घर जाने के लिए आसान सवारी के लिए बाइक पर बैठ गया। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन लगभग 15 मील के बाद मेरा दिल एक बार फिर से धड़कने लगा। मेरी नाड़ी की गति 120 से 230 तक उछल गई और बिना किसी लय के मेरे दिमाग की आंखों में काल्पनिक ग्राफ के पार फिर से वापस आ गई। केट मुझे सीधे बाल्बोआ अस्पताल ले गई। उस दौरे के बाद और दूसरी और तीसरी राय के बाद यह स्पष्ट था कि पैच या तो विफल हो गया था या पूरे छेद को कवर करने के लिए अपर्याप्त था और मुझे दूसरी हृदय सर्जरी की आवश्यकता होगी। नौसेना उसका कोई हिस्सा नहीं चाहती थी। उन्हें आगे की जटिलताओं की आशंका थी और उन्होंने सुझाव दिया कि मैं अपनी जीवन शैली को कम कर दूं, अपनी नई सामान्य स्थिति को स्वीकार कर लूं और एक सेवानिवृत्ति पैकेज ले लूं। हाँ सही। इसके बजाय मुझे बाल्बोआ में एक बेहतर डॉक्टर मिला जिसने कहा कि हमें एक और हृदय शल्य चिकित्सा पर विचार करने से पहले कई महीनों तक इंतजार करना होगा। इस बीच मैं कूद या गोता नहीं लगा सकता था और जाहिर तौर पर मैदान में काम नहीं कर सकता था, इसलिए मैं भर्ती में रुका रहा। इसमें कोई शक नहीं, यह एक अलग जिंदगी थी और मैं अपने लिए खेद महसूस करने के लिए प्रलोभित था। आखिरकार इस चीज ने मुझे अचानक प्रभावित किया जिसने मेरे सैन्य कैरियर के पूरे परिदृश्य को बदल दिया। लेकिन मैं जीवन के लिए प्रशिक्षण ले रहा था, अल्ट्रा रेस के लिए नहीं, और मैंने अपना सिर झुकाने से इनकार कर दिया। मैं जानता था कि अगर मैं पीड़ित की मानसिकता बनाए रखूंगा तो मुझे खराब स्थिति से कुछ भी नहीं मिलेगा और मैं पूरे दिन हारकर घर नहीं बैठना चाहता था। इसलिए मैंने समय का उपयोग अपनी भर्ती प्रस्तुति को बेहतर बनाने में किया। मैंने स्टर्लिंग एआर लिखा और अपने प्रशासनिक कार्यों में और अधिक विस्तार उन्मुख हो गया। क्या यह आपको उबाऊ लगता है? भाड़ में जाओ। हाँ, यह उबाऊ था, लेकिन यह ईमानदार, आवश्यक काम था और मैंने इसका उपयोग अपने दिमाग को तेज रखने के लिए किया जब वह क्षण आया कि मैं वास्तविक लड़ाई में वापस आने में सक्षम हो जाऊं। या तो मुझे आशा थी। पहली सर्जरी के पूरे 14 महीने बाद मैं एक बार फिर अपनी पीठ के बल अस्पताल के गलियारे से गुजर रहा था। छत में फ्लोरोसेंट रोशनी को घूर रहा था, बिना किसी गारंटी के प्रीप की ओर बढ़ रहा था, जबकि तकनीशियनों और नर्सों ने मेरा मुंडन किया, नीचे आकर मुझे तैयार किया। मैंने सेना में जो कुछ हासिल किया था उसके बारे में सोचा और सोचा, क्या यह पर्याप्त था? यदि दस्तावेज इस बार मुझे ठीक नहीं कर सके तो क्या मैं संतुष्ट होकर सेवानिवृत्त होने को तैयार हो जाऊंगा? वह सवाल मेरे दिमाग में तब तक घूमता रहा जब तक कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने मेरे चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा दिया और मेरे कान में धीरे से गिनती नहीं की। रोशनी बुझने से ठीक पहले मैंने अपनी काली काली आत्मा की गहराई से उत्तर फूटते हुए सुना, भाड़ में जाओ नहीं। दूसरी हृदय शल्य चिकित्सा के बाद चुनौती 8, इसे शेड्यूल करें। यह आपके दिन को विभाजित करने का समय है। हम में से बहुत से लोग मल्टीटास्कर बन गए हैं और इससे आधे अधूरे लोगों का देश बन गया है। यह 3 सप्ताह की चुनौती होगी। पहले सप्ताह के दौरान अपने सामान्य कार्यक्रम के अनुसार चलें, लेकिन नोट्स लें। कब आप काम करते हो? क्या आप लगातार काम कर रहे हैं या अपना फोन चेक कर रहे हैं? मोमेंट ऐप आपको बताएगा।
आपका भोजन अवकाश कितने समय का है? आप कब व्यायाम करते हैं, टीवी देखते हैं या दोस्तों से बातचीत करते हैं? आपकी यात्रा कितनी लंबी है? आप गाड़ी चला रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप अत्यधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और इसे टाइमस्टैम्प के साथ प्रलेखित करें। यह आपकी आधार रेखा होगी और आपको ट्रिम करने के लिए बहुत सारी वसा मिलेगी। अधिकांश लोग एक दिन में 4 से 5 घंटे बर्बाद करते हैं और यदि आप इसे पहचानना और इसका उपयोग करना सीख सकते हैं तो आप बढ़ी हुई उत्पादकता की ओर अग्रसर होंगे। दूसरे सप्ताह में एक इष्टतम शेड्यूल बनाएं। 15 से 30 मिनट के ब्लॉक में सभी चीजों को अपनी जगह पर लॉक कर दें। कुछ कार्यों में कई ब्लॉक या पूरे दिन लगेंगे। अच्छा, जब आप काम करते हैं तो एक समय में केवल एक ही चीज पर काम करें। अपने सामने वाले कार्य के बारे में सोचें और उसे लगातार जारी रखें। जब आपके शेड्यूल में अगले कार्य का समय आता है तो पहले वाले को एक तरफ रख दें और उसी फोकस को लागू करें। सुनिश्चित करें कि आपका भोजन अवकाश पर्याप्त हो लेकिन खुले में न हो और व्यायाम और आराम का भी समय निर्धारित करें। लेकिन जब आराम करने का समय हो तो वास्तव में आराम करें। ईमेल की जांच या सोशल मीडिया पर बकवास नहीं। यदि आप कड़ी मेहनत करने जा रहे हैं तो आपको अपने मस्तिष्क को भी आराम देना चाहिए। दूसरे सप्ताह में टाइमस्टैम्प के साथ नोट्स बनाएं। आपको अभी भी कुछ शेष बची हुई जगह मिल सकती है। तीसरे सप्ताह तक आपके पास एक कामकाजी कार्यक्रम होना चाहिए जो नींद का त्याग किए बिना आपके प्रयास को अधिकतम कर सके। #CanThirtMeTalentNotRequired के साथ अपने शेड्यूल की तस्वीरें पोस्ट करें।